यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना पीछे हट रही है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि रूसी सेना में ऐसा असंतोष फैल गया है कि सैनिक अपने अधिकारियों का आदेश मानने तक से इनकार कर रहे हैं और इन्हीं दावों की वजह से ये बताया जा रहा है कि पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग जीतनी अब आसान नहीं होगी। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि रूस ने सेना की उम्र में जो तैनाती है वो बढ़ा दी है। नए नियम के मुताबिक अब 50 साल के सैनिक जंग लड़ सकेंगे। क्या पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी हो गई है? क्या बूढ़ों की फौज बनाकर पुतिन जंग जीतने की तैयारी में है? इस तरह की हेडलाइन से पश्चिमी मीडिया के अखबार भरे पड़े हैं, क्योंकि रूस से जो खबर निकल कर आई है उसके बाद पुतिन की सेना को लेकर यूरोप के अखबारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा नंबर 1, रूस की सेना में जवानों की कमी हो गई है। दावा नंबर 2, जंग लड़ने के लिए पुतिन युद्ध स्तर पर सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। और यानी अब नए नियम के तहत 50 साल का कोई भी नागरिक रूस की सेना में भर्ती हो सकता है। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये टिप्पणी कर रहा है कि रूस की फौज अब बूढ़ों की फौज बनने वाली है। हालांकि ऐसे टिप्पणियां रूस पर कितनी फिट बैठती हैं उसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि रूस की सेना ताकत के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखती है। रूसी सेना में 4 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट जवान हैं। यही नहीं, रूसी सेना में 9 लाख की मजबूत एक्टिव आर्म फोर्स है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा रिजर्व आर्मी है, जिसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता है। वैसे यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी सेना को हुए भारी नुकसान की बात किसी से छिपी नहीं है। रूस के तबाह हुए टैंक, बर्बाद हुई बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यही नहीं, यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि जंग में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। आखिरी बार रूस ने मार्च के महीने में अपने नुकसान का आंकड़ा सार्वजनिक किया था। मार्च में रूस ने दुनिया को बताया था कि जंग में उसके 1351 सैनिक मारे गए, जबकि जंग लड़ने के दौरान उसके 3825 जवान जख्मी हुए। हालांकि उस वक्त भी कई यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस अपने नुकसान के आंकड़ों को कम करके दिखा रहा है। इसके बाद रूस ने न तो कभी अपने नुकसान का आंकड़ा जारी किया और न ही जंग में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या बताई। देखिए, समझना होगा कि यूक्रेन पर हमले के 3 महीने पूरे होने के बाद रूस ने अपने सैन्य अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। किस एक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं बताते हैं। दरअसल खबर यह है कि पिछले कई दिनों से जारी इस महायुद्ध, महाजंग की वजह से रूस के सैनिकों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कई सैनिकों ने तो युद्ध के मैदान में जाने से ही इनकार कर दिया। सैनिकों के इसी विद्रोह के बाद रूस की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली और कई सैनिकों को बर्खास्तगी के आदेश भी दे दिए हैं। सैनिकों का विद्रोह, युद्ध में जाने से किया इनकार। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक तरफ रूस की सेना को जबरदस्त टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, तो अब रूस के लिए उसी के सैनिकों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। 3 महीने से जारी इस युद्ध की वजह से रूस के सैनिक अब पीछे हटने की कोशिश में हैं और अपने सैनिकों के इस विद्रोह से रूस भी सख्ते में है। और रूस की सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों पर कार्रवाई का फैसला किया है।
खबर है कि युद्ध में जाने से इनकार करने वाले 100 से ज्यादा सैनिकों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सैनिक, सरकार के फैसले को चुनौती। युद्ध के लिए यूक्रेन जाने से इनकार करने वाले सैनिकों ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को भी कोर्ट में चुनौती दे दी। इन सैनिकों ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कोर्ट से बर्खास्तगी के फैसले को बदलने की मांग की। खबर है कि सैनिकों की अपील पर कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई भी की। हालांकि सेना के सीक्रेट का हवाला देते हुए कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही पीछे हटने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों पर तो रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर मिल रही है। साथ ही उसके सैनिकों के बारे में जो खबरें मिल रही हैं, वो भी हैरान कर रही हैं। खबर है कि रूस के सैनिक लंबी जंग की वजह से ऊब गए हैं और इसी वजह से रूस की सेना जंग के मैदान से पीछे हट रही है। जबकि कुछ जगहों पर युद्ध में शामिल रूसी सैनिक कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं। साथ ही गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो रूसी सैनिकों के अपने ही कमांडरों पर हमले की खबर भी मिली है। रूस पिछले 3 महीने से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष युद्ध जीतने के लिए, उस यूक्रेन के खिलाफ जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी न तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और न ही यूक्रेन हथियार डालने को तैयार हुआ। और जिस तरह से यूक्रेन रूस की सेना को करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर खुद पुतिन भी दंग है। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में अब विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों के पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगालें तो रूसी सेना में बगावत की कहानी नई बात नहीं है। 1905 में हुए रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से 96 के दौरान चेचन्या के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे गए हैं, जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद से रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग को भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती और इसके चलते सेना में वेतन में भी असमानता है। यानी रूसी सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है। जाहिर है, रूसी सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है। तो महायुद्ध बढ़ते दिन बीतते वक्त के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। किस तरह से यूक्रेन के कई शहर अब तक तबाह हो चुके हैं, वो पूरी तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन के बमों ने यूक्रेन को हजारों घाव दिए हैं। लेकिन रूस की आर्मी के पास 3 ऐसे बम हैं जिनके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घाव कभी भर नहीं सकते हैं। परमाणु बम तो एक बार में हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर सकता है, उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन परमाणु बम से भी ज्यादा बेरहम, खतरनाक, खौफनाक, मौत देने वाले ऐसे बम रूस के पास मौजूद है, जो इंसान के अंदर की ऑक्सीजन तक को खींच लेते हैं। तो क्या है रूस की सेना के 3 सबसे बेरहम बम? देखिए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। दिनों के अंदर यूक्रेन पर कौन कौन से खतरनाक बम 100 दिनों के अंदर यूक्रेन के लोगों को कौन कौन से घातक बमों ने घाव दिए।
100 दिनों के अंदर यूक्रेन पर इस्तेमाल हुआ सबसे खतरनाक बम कौन सा था? यूक्रेन पर रूस की इस खतरनाक जंग में अब रूस ने ऐसा कौन सा बम इस्तेमाल किया है जिसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है? आखिर क्यों यूक्रेन अब बना रहा है महाविनाशक डर्टी बॉम्ब? और इसमें कौन कर रहा है ज़ेलेंस्की की मदद? सबसे पहले बात करेंगे उस थर्मोबैरिक बम की जो हवा को भी जला देता है। दरअसल यूक्रेन ने अब एक बार फिर रूस पर यह आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन के अंदर डॉनबास रीजन में बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या है ये रूस का थर्मोबैरिक बम जिसका जिक्र करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां काम जाती हैं? थर्मोबैरिक बम इंसान के फेफड़ों में आग लगा देता है। इतना ही नहीं, यह खतरनाक बम इंसान के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को जला देता है। फेफड़े जलने से बेहद दर्दनाक मौत होती है। जरा देखिए रूस के सैनिक इस बम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए। इस थर्मोबैरिक बम को TOS-1 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है। इस TOS-1 लॉन्चर में एक बार में 24 बम फिट किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे रेगिस्तानी रेतीली भूमि हो या फिर बर्फीली जगह हो, इस रॉकेट को जंग की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए इसे 2 तरह के वाहनों पर फिट किया जाता है। इसे टैंक जैसे पहियों वाले वाहनों पर भी फिट किया जाता है ताकि इसकी मूवमेंट कहीं भी हो सके। इसके अलावा इसे ट्रक जैसी खुली मजबूत गाड़ियों पर फिट करके उपयोग में लाया जाता है। इस थर्मोबैरिक बम की सबसे खास बात यह है कि फटने के बाद बड़ा शॉक वेव पैदा करते हैं। थर्मोबैरिक बम फटने के बाद आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है। पहले ऊर्जा इकट्ठा होती है और फिर अचानक यही ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है, जिसके बाद एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। इस शॉक वेव में आसपास की इमारतों को नुकसान होता है। पेड़ पौधों को भी ये शॉक वेव जला देता है। ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगाया है कि डॉनबास के लेमन इलाके में बड़े पैमाने पर आम लोग बम की चपेट में आए हैं। थर्मोबैरिक हथियार आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें वैक्यूम बम या फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये बम जहां भी फटते हैं वहां बड़ी तबाही मचाते हैं और आसपास की ऑक्सीजन को ये जला देते हैं। रूस ही नहीं, अमेरिका भी इस खतरनाक बम का इस्तेमाल कर चुका है। पारंपरिक हथियारों में विस्फोटक भरे जाते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक बम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। पारंपरिक हथियार टारगेट पर फटकर उसे नष्ट करते हैं। ये मिश्रण हवा में बिखर जाता है, जिनमें आग लगने से हवा भी जलने लगती है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बम 2 हिस्सों में बट जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है, वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में तेजी से आग लग जाती है।
हवा में आग का एक गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है और तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि उस इलाके में किसी का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जा रहे हैं यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया था कि मारियोपोल स्टील प्लांट पर भी रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि फास्फोरस बम प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम भी हवा के संपर्क में आने के बाद जलने लगता है और जैसे ही वो अपने टारगेट को हिट करता है, उसमें धमाका हो जाता है। किसी भी सतह या इमारत पर इस बम के गिरते ही तबाही मच जाती है।